हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड 2। देखिए, हम लोगों ने जनरल मीटिंग से रिलेटेड सारे सेक्शंस कंप्लीट कर लिए थे। सेक्शन 96 से लेकर के 120 तक के सेक्शंस हमने कवर किए थे। ये जो सारे सेक्शंस हमने पढ़े थे, SS2 में भी वही सेक्शंस हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज़ और प्रोसीजर्स के बारे में बता रखा है। तो SS2 जो है सेकेंडरी स्टैंडर्ड 2, तो जनरल मीटिंग के प्रोविजंस के साथ साथ हम यहाँ पे प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं SS2 में। तो सबसे पहले हम बात करें किन किन पे एप्लीकेबल नहीं है। तो सेम वही प्रोविजन है जो SS1 में हमने पढ़ा था। अगर याद हो आप लोग को, SS1 में क्या पढ़ा था? दो टाइप की कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है ना। कौन कौन सी? एक तो OPC और एक सेक्शन 8 कंपनी। एग्जैक्टली सेम टू सेम प्रोविजन यहाँ पे भी है। तो ये भी 1% कंपनी और OPC पे और साथ ही में सेक्शन 8 कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है। तो OPC, the standard shall not be applicable on following: number 1 OPC and number 2 section 8 company। तो इन दोनों पे प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। ये दोनों में सेम ही था, SS1 में भी सेम है, SS2 में भी सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्वीनिंग ऑफ मीटिंग के कंसर्न में सबसे पहले अथॉरिटी। तो कौन कॉल करेगा इस मीटिंग को? तो अथॉरिटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी जनरल मीटिंग कॉल की जाती है तो उससे पहले एक बोर्ड मीटिंग होती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही जनरल मीटिंग का टाइम, डेट, वेन्यू डिसाइड करते हैं और मीटिंग का नोटिस डिस्पैच करते हैं और मीटिंग कॉल की जाती है। लेकिन अगर बोर्ड मीटिंग कॉल नहीं करता है तो मेंबर्स भी डिमांड कर सकते हैं और इवन EGM में मेंबर्स के पास राइट भी होता है कि वो रिक्वेजिशन डिमांड कर सकते हैं। तो इस तरह से जनरल मीटिंग को कॉल किया जा सकता है। तो एक बार प्रोविजन देखते हैं। जनरल मीटिंग शैल बी कन्वीन ऑन बाय और ऑन द अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड। तो कौन कॉल करता है? ये बोर्ड कॉल करता है। बाय द बोर्ड इट इज़ बिंग कॉल्ड। तो यहाँ पे जो भी जनरल मीटिंग होगी इन जनरल तो ऑफ कोर्स बोर्ड ही इसको कॉल करता है। तो बोर्ड क्या करता है? हर साल AGM कॉल करता है और जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो EGM भी कॉल करता है। The board shall every year convene or authorize convening of a meeting of its members called AGM। AGM कौन से ट्रांजेक्शंस? ऑर्डिनरी बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस तो करना ही करना है आपको AGM के अंदर। स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड टू बी ट्रांजेक्टेड एट एन AGM एज वेल एज स्पेशल बिजनेस इफ एनी। तो अगर आपको कोई स्पेशल बिजनेस करना है तो वो भी आप कंडक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे दो टाइप के बिजनेसेस करने की परमिशन आपको ग्रांट की जा रही है। आप ऑर्डिनरी बिजनेस भी कर सकते हैं और साथ ही में आप स्पेशल बिजनेस भी कर सकते हो। ओके, चलिए अब अगर बोर्ड फेल हो जाता है, if board fails to convene AGM in any year, any member of the company may approach the prescribed authority which may then direct the calling of the AGM of the company। तो अगर बोर्ड फेल हो जाता है तो उस केस में मेंबर्स जो हैं वो भी कॉल करवा सकते हैं। हम ट्रिब्यूनल के पास अप्रोच कर सकते हैं कि बोर्ड ने मीटिंग कॉल नहीं की है, AGM ही कॉल नहीं की है, और EGM अगर कॉल कराना चाहते हैं तब तो डेफिनेटली आप रिक्वेजिशन सेंड कर सकते हैं। तो इफ बोर्ड फेल्स तो मेंबर ऑफ द कंपनी में अप्रोच टू द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी। ठीक है, तो अथॉरिटी यहाँ पे क्या क्या हुई? सबसे पहले बोर्ड कॉल करता है, हर साल AGM कॉल करेगा बोर्ड, और अगर नहीं कॉल कर पाता है तो उस केस में मेंबर्स क्या कर सकते हैं? रिक्विजिट अथॉरिटी के पास जाकर के मीटिंग कॉल करवा सकते हैं। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोटिस के पूरे इंटायर प्रोविजंस हम लोगों ने पढ़ाई था। जनरल मीटिंग के प्रोविजंस में सेक्शन 101 में क्लियरली बोला था कि 21 दिन का क्लियर नोटिस हम सेंड करेंगे। बाय पोस्ट आप भेजते हो तो 2 दिन एक्स्ट्रा ऐड कर देना इसके अंदर। शॉर्टर पीरियड का नोटिस भी सेंड कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें इसमें हैं। अब नोटिस के मैनर बता रखे कि नोटिस कैसे कैसे डिस्पैच कर सकते हो। तो वो मैनर यहाँ पे डिटेलिंग में दे रखे हैं कि आप स्पीड पोस्ट से भेज सकते हो या ऑर्डिनरी पोस्ट से भेज सकते हो, मतलब क्या कर सकते हो, वो सारे मैनर्स यहाँ पे प्रिस्क्राइब किए गए हैं। तो लेट्स सी। नोटिस इन राइटिंग, ऑफ कोर्स ओरल नोटिस कभी नहीं हो सकता। तो पहली बात राइटिंग में, कंपनीज एक्ट में भी राइटिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे भी SS में भी यही है। ऑफ एवरी मीटिंग शैल बी गिवन टू एवरी मेंबर ऑफ सच कंपनी एंड सच नोटिस शैल ऑल्सो बी गिवन टू डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, सेक्रेटरी ऑडिटर, डिबेंचर ट्रस्टी एंड अदर स्पेसिफाइड पर्सन। तो ये सारे लोग कंपनीज एक्ट में भी लिखे हुए थे। तो वहाँ पे उन्होंने बोला था कि जो भी ऑडिटर्स हैं, ऑडिटर्स कोई से भी क्यों ना, उन सबको दिया जाएगा। साथ ही में जो भी आपके डायरेक्टर्स हैं उनको जाएगा। हाँ, बस जैसे डिबेंचर ट्रस्टीज़ के बारे में नहीं लिखा था वहाँ पे क्लियरली, तो और वहाँ पे लिखा था अदर प्रिस्क्राइब पर्सन जो भी हैं। तो यहाँ पे डिबेंचर ट्रस्टीज़ को भी हम नोटिस डिस्पैच करेंगे। ओके, अब नोटिस सेंड का मैनर क्या हो सकता है? तो मैनर क्या क्या हो सकता है? नोटिस शैल बी सेंड बाय हैंड,
बाय हैंड डिलीवर हो सकता है, मेंबर आता है आपकी कंपनी में तो मान लीजिए वो मेंबर डायरेक्टर भी है तो बाय हैंड डिलीवर आप कर सकते हो, हैंड डिलीवरी। ऑर्डिनरी पोस्ट भी भेज सकते हो, नॉर्मल पोस्ट जो होती है दैट इज़ ऑल्सो अलाउड, या आप स्पीड पोस्ट कर सकते हो, या आप रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हो, या आप कुरियर कर सकते हो, फैक्स कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, या अदरवाइज कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो यहाँ पे ये सारे जो मोड्स हैं वो एक्ट में नहीं लिखे थे, बस उन्होंने बोलते राइटिंग में आपको सेंड करना है और जो भी प्रेस्क्राइब मैनर होगा वहाँ पे सेंड कर देना। लेकिन सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड ने क्लियरली आपको मेंशन कर दिया कि आप कौन कौन से मैनर्स से अपना नोटिस डिस्पैच कर सकते हैं। तो कौन कौन से बाय हैंड दे सकते हो, ऑर्डिनरी पोस्ट हो सकता है, स्पीड पोस्ट हो सकता है, कुरियर आप सेंड कर सकते हो, या फिर आप फैक्स सेंड कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, ईमेल सेंड कर सकते हो, मतलब जो भी रजिस्टर्ड पोस्ट, सॉरी कुरियर नहीं, रजिस्टर्ड पोस्ट से सेंड कर सकते हो। तो ये सारे मैनर्स से आप अपना पोस्ट ये जो सेंड कर सकते हो। अब नोटिस जो है shall be sent to members by registered post या speed post या courier या email and not by ordinary post in the following cases, इन द फॉलोइंग केसेस। तो कौन कौन से केसेस में आप ऑर्डिनरी पोस्ट सेंड नहीं कर सकते, कौन कौन से केसेस में ऑर्डिनरी पोस्ट अलाउड नहीं किया जाएगा। देखिए अभी अभी ऊपर लिखा कि आप ऑर्डिनरी पोस्ट सेंड कर सकते हो, है ना, ऊपर सारे लिख दिए ना, सारे मैंने लिख दिया, ऑर्डिनरी पोस्ट फैक्स वैक्स सब लिख दिया, लेकिन नीचे बोल रहा है ऑर्डिनरी पोस्ट अलाउड नहीं होगी। तो कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे ऑर्डिनरी पोस्ट अलाउ नहीं की जाएगी, तो वो मैंने यहाँ पे बता रखा है। अगर सपोज करिए ई वोटिंग की फैसिलिटी कंपनी दे रही है, कौन सी, ई वोटिंग की फैसिलिटी कंपनी दे रही है, या फिर कंपनी क्या कर रही है, पोस्टल बैलेट करने जा रही है, दोनों में ही वोटिंग पार्टिसिपेशन इलेक्ट्रॉनिकली या बाय पोस्ट हो रहा है। तो ऐसे केसेस में ऑर्डिनरी पोस्ट में अगर लॉस्ट हो गया डॉक्यूमेंट तो फिर वोटिंग पार्टिसिपेट हो ही नहीं पाएगा मेंबर का। दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या बोला कि अगर आप क्या कर रहे हैं, ई वोटिंग सेक्शन 108 कर रहे हैं या पोस्टल बैलेट 110 कर रहे हैं, तो आप ऑर्डिनरी पोस्ट से नहीं भेज सकते। बाकी अदरवाइज आप नॉर्मल नोटिस भेज रहे हैं तो वो ऑर्डिनरी पोस्ट से भेज सकते हो। तो देखो इसने क्या बोला, नॉट बाय ऑर्डिनरी पोस्ट। तो कौन कौन से दो केसेस हो गए, नंबर 1 एक तो ई वोटिंग सेक्शन 108 हो गया हमारा, एंड पोस्टल बैलेट सेक्शन 110 हो गया हमारा। इन दोनों केसेस में हम बाकी कोई भी मोड से भेजते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी पोस्ट से सेंड नहीं करेंगे। चलिए, इफ अ मेंबर रिक्वेस्ट फॉर डिलीवरी ऑफ नोटिस थ्रू स्पेसिफिक मोड, कोई स्पेशल मोड बोलना चाह रहा है, अदर देन वन फॉलोड बाय द कंपनी, ही शैल पे फी as may be determined by the company in its AGM and the notice shall be sent to him in such a mode. Say for example, if he says कि please do not send me ordinary post क्योंकि most of the ordinary post in my area are being lost, मिलती ही नहीं है किसी को भी ऑर्डिनरी पोस्ट, आती ही नहीं है, तो यू जस्ट प्लीज़ सेंड मी बाय वे ऑफ फैक्स या सेंड मी बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट या कुरियर, मतलब कोई स्पेशल मोड उसने बता दिया कि आपको ऐसे भेजना है। तो उसमें जो भी कोई कॉस्ट अगर हो रही है तो वो पे कर देगा और कंपनी फिर लाइबल है उसको उसी सेम मोड में डिस्पैच करने के लिए। गॉट इट। नोटिस के बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोविजन एकदम सेम टू सेम डिट्टो। मैंने यहाँ पे सिर्फ वही प्रोविजंस कवर किए हैं जो कंपनीज एक्ट में नहीं लिखे थे, तो मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा वाले पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, टाइम एंड वेन्यू ऑफ द मीटिंग। टाइम एंड वेन्यू के बारे में हमने बात की थी। जनरल मीटिंग सिर्फ और सिर्फ कब हो सकती है, बिजनेस आवर्स में हो सकती है। बिजनेस आवर्स में आप लेट नाइट सोच रहे हो रात को 10 बजे मीटिंग कॉल कर ले, नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ बिजनेस आवर्स में ही मीटिंग कॉल कर सकते हो। और प्लेस के बारे में, प्लेस के बारे में हमने कुछ बातें की थी, जिसमें प्लेस के बारे में क्या बोला गया था कि प्लेस क्या हो सकता है, रजिस्टर्ड ऑफिस हो सकता है या फिर जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, ऐसा कुछ पढ़ा था हम लोगों ने कंपनीज एक्ट में। यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा बातें भी लिखी हुई हैं, तो प्लेस के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है वो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या बोलता है, नोटिस शैल कंटेन कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ वेन्यू ऑफ द मीटिंग इंक्लूडिंग रूट मैप। यहाँ पे आपको मैप भी देना पड़ेगा ताकि वो पर्सन कहीं खो ना जाए, गुम नहीं जाए। अब जो हम मेट्रो सिटीज़ में बड़े बड़े एरियाज़ हैं, पता नहीं कौन से लोकेशन में कहाँ जा कर के कौन से कोने में आपने अपना ऑफिस बना रखा है, वहाँ पे आप अपनी जनरल मीटिंग कॉल करने जा रहे हैं, मेंबर पहली बार आ रहा है और बेचारा गुम ही गया, टाइम पे पहुँच नहीं पा रहा, तो इसीलिए आपको रूट मैप उसमें देना पड़ेगा, प्रोमिनेंट लैंडमार्क देना पड़ेगा, है ना।
जैसे आजकल इवन इनविटेशन कार्ड आते हैं, आपने कभी देखा होगा किसी मैरिज के या कहीं भी, तो आजकल पता नहीं कहाँ कहाँ शादियाँ होने लग गई। तो ऐसे में वो लोग बैक साइड में ग्रीटिंग कार्ड के बैक में पूरा रूट मैप देते हैं, उसमें लैंडमार्क बताते हैं कि इससे आप ऐसे जाइए, राइट जाइए, लेफ्ट जाइए, स्ट्रेट जाइए। तो वो पूरा प्रॉपर एग्जैक्ट रूट मैप होता है। सेम वैसा ही रूट मैप आपको जनरल मीटिंग के नोटिस के साथ भी अटैच करना पड़ेगा। लेकिन ज़रूरत नहीं है अगर a company in which only its directors and their relatives are members। अगर मान लो आप घर के 5 लोग हैं और वो पार्टी करने जा रहे हैं, तो भी रूट मैप भेजोगे क्या? ऑफ कोर्स नॉट। 5 लोग हैं, उनको पता है ऑलरेडी कि कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग। तो इसका मतलब यहाँ पे जब अननोन लोगों को बुला रहे हो तो रूट मैप भेजने की ज़रूरत है। लेकिन डायरेक्टर्स, उनके रिलेटिव्स बहुत सर्टेन लोग हैं, तो वो फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पे है ना। तो वहाँ पे नोटिस में ये सब कुछ डालने की ज़रूरत नहीं। आप व्हाट्सएप कर दोगे उसको कि हाँ ये लोकेशन है मेरा, मैं पहुँच गया हूँ वहाँ पे, तुम भी आ जाओ वहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे बहुत ईजी है। लेकिन मेंबर्स के लिए आप ये नहीं कर सकते ना, वो बेचारा किसको कॉल करके व्हाट्सएप करवाएगा। तो इसलिए वहाँ पे नोटिस के साथ ही रूट मैप आपको भेजना पड़ता है। एंड होली ओन सब्सिडरी अगर है तो वहाँ पे होली ओन सब्सिडरी अगर कर रही है मीटिंग, तो इम्प्लाइड सी बात है उसके एक ही मेंबर हैं वो होल्डिंग कंपनी या और उसके नॉमिनीज हैं। तो वहाँ पे होली ओन सब्सिडरी की अगर मीटिंग हो रही है तो वहाँ पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है। तो 2 केसेस में ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर आपके मेंबर्स कौन हैं, वही गिने चुने डायरेक्टर्स और उनके रिलेटिव्स ही हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है रूट मैप वगैरह लगाने की। और या फिर होली ओन सब्सिडरी कंपनी है, उसकी मीटिंग कॉल हो रही है, तो उसमें भी कोई ज़रूरत नहीं है आपको रूट मैप लगाने की। गॉट इट? क्लियर? तो हमें नोटिस जो डिस्पैच करना है वो सारे कंप्लाइंसेस पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट वाला फुलफिल करना ही करना है, साथ ही में आपको रूट मैप वगैरह लगाना पड़ेगा। ओके। Annual general meeting and a meeting called by requisitioning shall be called during the business hours। That is what हम already पढ़ चुके हैं, 9 AM to 6 PM on a day that is not a national holiday। ये हम दोनों बातें ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं। कंपनीज एक्ट में ये बात क्लियरली मैंशनड है कि ना तो आपकी मीटिंग जो है बिजनेस आवर्स के बियॉन्ड होगी और ना ही नेशनल हॉलीडे वाले दिन होगी। तो क्लियरली वही सेम टू सेम बात यहाँ पे भी कवर की गई है। अब आगे देखो, AGM shall be held either at the registered office of the company or at some other place within the city, town or village in which the registered office of the company is situated, whereas other general meetings may be held at any place within India। कल EGM के प्रोविजन में हमने बात की थी कि इंडिया में आप कहीं भी कर सकते हैं EGM, और साथ ही में उसमें बस ये लिखा हुआ था कि अगर होली ओन सब्सिडरी आपकी अगर इंडिया के बाहर है, आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है, तो उसके लिए तो एग्जाम्पशन है, वो तो आउटसाइड इंडिया हो सकती है। लेकिन अदरवाइज जितनी भी EGM है वो इंडिया में ही होंगी, इंडिया में कहीं भी हो सकती है। लेकिन AGM कहाँ होगी? AGM सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो सकती है? रजिस्टर्ड ऑफिस पे हो सकती है या जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, दैट प्लेस। और EGM इंडिया में कहीं भी हो सकती है। गॉट इट? अच्छा, एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा अथॉरिटी, हु कैन कॉल द जनरल मीटिंग। तो ऑफ कोर्स कौन कॉल कर सकता है? बोर्ड। और अगर बोर्ड, एक बार फटाफट से देख लेते हैं, वापस से देखो, अथॉरिटी में हमने पढ़ा कौन कॉल कर सकता है? बोर्ड कॉल कर सकता है ना। अगर बोर्ड फेल हो जाता है तो मेंबर अथॉरिटी के पास जाके बोल सकता है। दूसरा नोटिस बोला, तो नोटिस का डिस्पैच का मैनर हमने देख लिया कि कैसे कैसे डिस्पैच मैनर हो सकता है। एक्सेप्शन देखें, ऑर्डिनरी पोस्ट जो है वो आप नहीं भेजेंगे अगर 2 केसेस हैं। नंबर 1, सेक्शन 108 में ई वोटिंग आप करा रहे हो, या सेक्शन 110 में आप क्या करा रहे हो? पोस्टल बैलेट करा रहे हो। देन टाइम एंड वेन्यू की बात करें तो टाइम आपका वही बिजनेस आवर्स में ही होगा, और रूट मैप लगा देना नोटिस के साथ में। और वेन्यू में AGM का अगर वेन्यू की बात हो रहा है तो वो तो रजिस्टर्ड ऑफिस वाला प्लेस होगा, और अदर देन AGM में EGM आप कॉल करो तो इंडिया में कहीं भी हो सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एजेंडा एंड पीरियड ऑफ नोटिस। देखिए, एजेंडा भेजना मैंडेटरी है, जो हमने एक्ट में भी पढ़ लिया था। सेक्शन 101 में क्लियरली लिखा हुआ था कि नोटिस के साथ साथ उसका एजेंडा देना कंपलसरी होगा। अब एजेंडा और उसका नोटिस जो हम भेज रहे हैं वो 21 दिन का पीरियड वो सेम टू सेम है, इसमें कोई प्रोविजन में चेंजेस नहीं है, एज इट इज कॉपी पेस्ट है। अब क्या बोल रहे हैं? इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, द पीरियड ऑफ सेंडिंग नोटिस इंक्लूडिंग अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट शैल बी एज स्टेटेड इन द एक्ट unless otherwise provided in the articles। unless otherwise provided in the articles मतलब प्राइवेट कंपनी के केस में अगर आर्टिकल्स में कुछ लिखा हुआ है तो आर्टिकल्स प्रिवेल करेंगे, मतलब आर्टिकल्स को ओवर राइडिंग पावर दिया है।
आर्टिकल्स अगर चाहें तो उसमें अपना खुद का प्रेस्क्राइब प्रोविजन डाल सकते हैं, लेकिन आर्टिकल्स में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो एक्ट फॉलो करना ही आपको इम्प्लाइड है। तो क्या बोलते हैं, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी द पीरियड ऑफ सेंडिंग नोटिस इंक्लूडिंग अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट्स, जैसे हम 21 दिन के नोटिस की बात कर रहे हैं, लेकिन आर्टिकल्स बोलते हैं कि नहीं हम ये वाला पीरियड फॉलो करेंगे, तो जो आर्टिकल्स में लिखा वो फॉलो कर लेना, लेकिन आर्टिकल्स में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो डेफिनेटली क्या किया जाएगा, आपको 21 दिन ही फॉलो करने पड़ेंगे। एन एक्सीडेंटल ओमिशन, ये बात भी हमने डिस्कस की थी, एक्सीडेंटल ओमिशन। देखिए बोर्ड मीटिंग में तो एक्सीडेंटल ओमिशन भी हो ही नहीं सकता, वहाँ तो नोटिस नहीं गया तो मीटिंग क्या हो जाती है, वॉइड। जनरल मीटिंग में एक्सीडेंटली अगर ओमिट किया है, नहीं गलती से नहीं गया किसी को, तो उससे मीटिंग की वैलिडिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो एक्सीडेंटल ओमिशन टू गिव नोटिस टू और नॉन रिसिट ऑफ सच नोटिस बाय एनी मेंबर or other person who is entitled to such notice for any meeting shall not invalidate the proceedings of the meeting। कौन कौन, एक्सीडेंटल ओमिशन, कंपनी ने सेंड नहीं किया या उसने रिसीव नहीं किया, तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं, कोई मिस्टेक नहीं है, मीटिंग को एब्सोल्युटली वैलिड ही माना जाएगा। अ रेजोल्यूशन शैल बी वैलिड only if it is passed in respect of an item of business contained in the notice convening the meeting or it is specifically permitted under the act। सुनो, हमने बोला जनरल मीटिंग के साथ एजेंडा जाना ज़रूरी है, जनरल मीटिंग के साथ एजेंडा जाना ज़रूरी है, तो जनरल मीटिंग के जो एजेंडा में जो लिखा हुआ है आप वही रेजोल्यूशन पास कर पाएंगे, प्लस जो स्पेसिफिकली परमिटेड है। अब आप सोच रहे होंगे स्पेसिफिकली परमिटेड कौन से हुए, जैसे सेक्शन 111 सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन की बात की थी मैंने, जिसमें मेंबर अपनी तरफ से कुछ रिकमेंडेशन दे रहा था कि ये एजेंडा पुट कर दो या ऑलरेडी प्रपोज एजेंडा में कुछ चेंजेस कर दो, याद आ रहा है आप लोग को। तो सेक्शन 111 एक तो ये था, इसी का सिमिलर इसी का भाई कौन सा था, सेक्शन 115 स्पेशल नोटिस, उसमें भी तो हम बोलते हैं ना डायरेक्टर का रिमूव कर दो, ऑडिटर का रिमूवल करा दो, तो वो एजेंडा डिस्कस कर रहे हैं। एक सेक्शन और है सेक्शन 160 जो डायरेक्टर्स चैप्टर में कवर किया जाता है, सेक्शन 160 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर। अगर याद हो आप लोग को, डायरेक्टर्स में एक सेक्शन कवर किया गया सेक्शन 160, जिसमें जो रिटायरिंग डायरेक्टर है उसके अलावा किसी और पर्सन को अपॉइंट करने के लिए नेम रिकमेंड किया जा सकता है, और वो जो पर्सन होता है उसके लिए 1 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट वगैरह सबमिट करते हैं हम, तो ये पर्सन का एजेंडा मेंबर ही दे रहा है अगेन, है ना, तो ये एजेंडा में लिखा हुआ नहीं था लेकिन फिर भी हम रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो ये जो 3 मामले हैं ये स्पेसिफिकली परमिटेड है एक्ट में, ये 3 मामले प्लस जो एजेंडा में लिखा हुआ है वो मामला, उसके अलावा कोई भी नेक्स्ट मामला आ ही नहीं सकता, मीटिंग में आप डिस्कस कर ही नहीं सकते, है ना, कोई रेजोल्यूशन पास नहीं होगा उस पर। तो क्लियरली लिखा है रेजोल्यूशन शैल बी वैलिड ओनली इफ इट इज पास्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एन आइटम और बिजनेस कंटेन इन द नोटिस कन्वीनिंग द मीटिंग or it is specifically permitted under the act, specifically permitted under the act, item specifically permitted under the act which may be kept upon consideration at the meeting are। अब ये 3 मामले दे रखे हैं आपको, जो मैंने अभी भी तीनों बताया आपको, लैंग्वेज सेक्शन पढ़ लेते हैं इनका। प्रपोज रेजोल्यूशन द नोटिस ऑफ विच हैज़ बीन गिवन बाय द मेंबर्स, प्रपोज रेजोल्यूशन जो मेंबर्स नोटिस दे रहे हैं उसका। रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, तो ये पहला वाला इवेंट कौन सा हुआ, सेक्शन 111। रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस कौन सा हो गया, सेक्शन 115। एंड कैंडिडेचर फॉर डायरेक्टरशिप इफ एनी सच नोटिस हैज़ बीन रिसीव्ड, तो कैंडिडेचर वाला हो गया सेक्शन 160, ये 3 हो गए। Where special notice is received, special notice is required of any resolution and notice of the intention to move such resolution has been received by the company for the prescribed number of members, such item of business shall be placed for consideration at the meeting after giving notice of the resolution to members in the manner prescribed under the act। तो ये वही सेम बात कर रहा हूँ ऊपर वाली कि ऐसे कोई स्पेशल प्रोविजन स्पेशल नोटिस आपको रिसीव हुए हैं तो वो हम सर्कुलेट कर देते हैं। जैसे स्पेशल नोटिस में 7 days बिफोर कंपनी जो है सर्कुलेट कर देती है,
या 111 में मिला है तो मीटिंग से पहले उनको डिस्पैच कर दिया जाता है। तो एग्जैक्टली वही बात यहाँ पे की जा रही है, और इवन डायरेक्टरशिप में भी 7 दिन पहले वो इंटीमेट कर दिया जाता है। तो ये इंटीमेशन जो है वो हमने दे दी है, और एक्ट के सेक्शंस का प्रोविजन का वायलेशन नहीं होना चाहिए, तो एब्सोल्युटली वैलिड है। स्पेसिफिकली परमिटेड मामले भी मीटिंग में हियर किए जा सकते हैं। गॉट इट? इज दिस क्लियर? तो हमने क्या बात की, सबसे पहले बात कर रहे हैं एजेंडा का जो पीरियड होगा वो सेम वही होगा जो एक्ट में लिखा हुआ है, वो 21 दिन का जाएगा, क्योंकि हम मीटिंग के जो नोटिस है उसके साथ ही एजेंडा डिस्पैच करते हैं। एक्सीडेंट ओमिशन की बात हो गई एक, तो दूसरी हो गई ट्रांजेक्शन कौन कौन से हो सकता है, और प्राइवेट कंपनी में आर्टिकल्स को ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग। फ्रीक्वेंसी का पीरियड याद है आप लोग को? हमने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट एजीएम कब हो जानी चाहिए, सेकंड सब्सिक्वेंट एजीएम में टाइम गैप 15 मंथ्स। क्लियर? याद आ रहा है? सेम वर्क वाइज सेम प्रोविजन है, इसे दोबारा से नहीं लिखा है इसमें। कोरम, अच्छा कोरम में एक डिफरेंस है। जनरल मीटिंग के कोरम में हमने पढ़ा था कि कोरम जो है कमेंसमेंट पे, मीटिंग के कमेंसमेंट पे प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन एसएस ऐसा नहीं बोलते हैं। एसएस सेज थ्रू आउट द मीटिंग ही प्रेजेंट होना चाहिए। तो अब जनरल मीटिंग में भी सेम वही प्रोविजन एप्लीकेबल होगा कि थ्रू आउट द मीटिंग ही कोरम होना चाहिए। अगर बीच में कोरम शॉर्टफॉल पड़ा तो मीटिंग वॉइड हो जाएगी। तो व्हाट इट सेज, कोरम शैल बी प्रेजेंट नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग बट also while transacting business। तो थ्रू आउट द मीटिंग होना चाहिए, दिस इज थ्रू आउट द मीटिंग। सेम अब बोर्ड मीटिंग जैसा हो गया है अब ये, है ना? तो सेम एज बोर्ड मीटिंग हो गया ये। बोर्ड मीटिंग जैसा हो गया, सेम टू सेम, ठीक है ना? अच्छा, दूसरा जो पैराग्राफ है ये, इस पे हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके थे, लेकिन लैंग्वेज इसमें डाल रखी है तो मैं पढ़ देती हूँ। वन पर्सन कैन बी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोर देन वन बॉडी कॉर्पोरेट। इन सच अ केस ही इज ट्रीटेड एज मोर देन वन मेंबर प्रेजेंट in person for purpose of quorum. However, to constitute a meeting, at least 2 individuals shall be present in person. ये बात हमने पढ़ी थी सेक्शन 112, 113 के अंदर, रिप्रेजेंटेटिव्स के सेक्शन में हमने पढ़ी थी कि अगर एक पर्सन एक से ज़्यादा कंपनीज का या गवर्नर्स का रिप्रेजेंटेटिव है तो उनको सबको इंडिविजुअली काउंट करा जाएगा। याद करो वो प्रोविजन जो हमने सेक्शन 112, 113 में बात की थी ना, सेक्शन 112, 113 में हमने बात की थी। जैसे मिस्टर ए जो था रिप्रेजेंटेटिव था ऑफ 5 कंपनीज, अकेला मीटिंग में पहुंचा है तो क्या कोरम फॉर्म हो जाएगा? नो, अकेला से मीटिंग कोरम नहीं होगा, क्योंकि कम से कम 2 लोग होने चाहिए। अगर मान लो एक और आ गया, एक पर्सन और आ जाता है और 5 कंपनीज का वो रिप्रेजेंटेटिव है तो 6 लोग हो गए, तो कोरम के लिए 5 रिक्वायर्ड थे, तो कोरम फॉर्म मान लिया जाएगा। तो ये पांचों क्या किए जाते हैं? इंडिविजुअली काउंट किए जाते हैं, और कम से कम 2 लोग जो हैं इन पर्सन प्रेजेंट होने चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ मेंबर हु इज नॉट एंटाइटल्ड टू वोट ऑन एनी पर्टिकुलर आइटम ऑफ बिजनेस, who is not entitled to vote on any particular item of business, being a related party if present, shall be counted for the purpose of quorum। कोरम में काउंट किया जाएगा लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। तो इंटरेस्टेड मेंबर और इंटरेस्टेड डायरेक्टर में डिफरेंस है बहुत बड़ा। वहाँ पे इंटरेस्टेड डायरेक्टर जो था वो ना तो कोरम में काउंट हो रहा था ना ही वोटिंग अलाउड था, लेकिन इंटरेस्टेड मेंबर कोरम में तो काउंट होता है लेकिन वोटिंग अलाउड नहीं होता। मैं एक बार लिख देती हूँ, ध्यान से सुनना व्हाट आई एम सेइंग। देखो हम बात कर रहे हैं इंटरेस्टेड मेंबर एंड इंटरेस्टेड डायरेक्टर। ओके, अच्छा यहाँ पे 2 चीज़ें लिख देती हूँ, एक तो कोरम और एक वोटिंग। तो जो इंटरेस्टेड मेंबर है वो कोरम में काउंट होगा, डायरेक्टर कोरम में काउंट नहीं होगा। वोटिंग, इंटरेस्टेड मेंबर को वोटिंग अलाउ नहीं होगी और डायरेक्टर को तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो यहाँ पे जो मेंबर उसको एक प्रिविलेज मिला है, कोरम में काउंट होता है वो। ओके, द ऑडिटर या सेक्रेटरी ऑडिटर अनलेस एग्जाम्प्टेड बाय द कंपनी शैल ईदर बाय देमसेल्व्स और थ्रू देयर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव attend the general meeting of the company and shall have the right to be heard at such meetings
ऑन दैट पार्ट ऑफ द बिजनेस विच कंसर्न्स दैम एज ऑडिटर्स। ऑडिटर्स को नोटिस किया है जनरल मीटिंग का, तो डेफिनेटली वो अटेंड करेंगे, और खुद नहीं आ सकते तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स अटेंड करेंगे, और जो भी अकाउंट से रिलेटेड जो भी कुछ मामला है उसमें क्वेश्चन पूछने का और उसमें बात करने का उनको राइट है। यहाँ तक क्लियर? समझ में आ गया यहाँ तक क्या क्या पढ़ लिया हमने? अच्छा, एक बार फास्ट रिकैप कर लेते हैं, जल्दी जल्दी देखो फटाफट। हमने बात की अथॉरिटी की, हु कैन कॉल द मीटिंग, जनरल मीटिंग, याद आ गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉल करेंगे। नोटिस के मैनर हमने देख लिया, कैसे कैसे डिस्पैच करोगे, एक्सेप्शन पढ़ लिया ऑर्डिनरी पोस्ट का। टाइम एंड वेन्यू की हमने बात करी, तो यहाँ पे जो टाइम है वो सेम ही है जो जनरल मीटिंग का हमने एक्ट में पढ़ा था, और वेन्यू के बारे में इसने बोला ईजीएम इंडिया में कहीं भी हो सकती है ना, ये हमने एक्स्ट्रा बात पढ़ ली, और साथ ही में लैंडमार्क वगैरह भेजते हैं ना वो। एजेंडा एंड पीरियड ऑफ नोटिस, तो एजेंडा जो है उसमें सेम प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं, वो 21 दिन का एजेंडा वगैरह जाएगा, वही राइटिंग में सब कुछ वही है। प्राइवेट कंपनी अगर है तो ओवरराइडिंग राइट्स दे देंगे। सेकेंडली, कौन से जो एजेंडा में मेंशन्ड है ना ट्रांजेक्शन, सिर्फ वही, और जो स्पेसिफिकली परमिटेड है सिर्फ वही ट्रांजेक्शन कर सकते हो, उसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। देन उसके बाद हमने बात करी अभी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग की, तो वो तो सेम ही, उसमें कुछ नया है नहीं। और कोरम की जो हम बात कर रहे हैं, कोरम में एग्जैक्टली सेम टू सेम बात की जा रही है, और बस हाँ कोरम में एक चीज़ इन्होंने एक्स्ट्रा बोल दी कि कोरम थ्रू आउट द मीटिंग प्रेजेंट होना मैंडेटरी होगा। ऐसा नहीं कि एक स्टेज पे है फिर चले गए लोग और फिर भी आप मीटिंग करे जा रहे हो, इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट अलाउड। तो ये वेरिएशन है, तो इसलिए इसको ध्यान रख लेना, इसको स्टार मार्क कर लेते हैं, ये डिफरेंस हो गया। बाकी ये हम ऑलरेडी कर ही चुके थे, रिप्रेजेंटेटिव वाला हमने एग्जाम्पल ऑलरेडी कवर किया था, और ये बात जो नई है, इंटरेस्टेड मेंबर को कोरम में काउंट किया जाएगा, ये नई बात और ध्यान रख लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही इनफ है, बाकी रेस्ट ऑफ द जो इसके एसएस बचे हुए हैं, बहुत थोड़े से हमारे बचे हुए हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।